ये रह रहकर तू कहाँ मर जाती है? तुम वीडियो कॉल तो एक्सेप्ट किया कर। अरे यार दीदी, शादी हो गई तुम्हारी, अब मुझे परेशान करना बंद भी करो। मैं निकितन के साथ मूवी देखने आई हूँ और तुम कॉल पे कॉल किए जा रही हो। अरे कौन निकेतन? अब किस नए मुर्गे को फंसा लिया तूने? और जो भी है उसे जाने दे। पहले मेरा काम कर तू और थिएटर से बाहर आकर मेरा वीडियो कॉल एक्सेप्ट कर, इमरजेंसी है। 6 साल हो गए तुम्हारी शादी को और मैं तुमसे सिर्फ 2 साल ही छोटी हूँ। मेरा घर बसने नहीं दोगी क्या दीदी? जब भी किसी लड़के से मेरा रिश्ता पक्का होता है तुम फोन कर करके बीच में इंटरफेयर करना शुरू कर देती हो। निकितन क्या सोचेगा मैं किससे बात कर रही हूँ? कितनी मुश्किल से तो रिश्ता फाइनल किया था मम्मी पापा ने, क्यों बेकार में इसके दिमाग में शक पैदा कर रही हो? अच्छा, होने वाले दामाद जी के साथ है ना तू, तो इतना सोच क्या रही है? मैं कह दूंगी निकेतन से कि तू मुझसे बात कर रही थी। देख बहन, लड़के को भी दिखना चाहिए ना तेरे लिए तेरा मैका कितना इंपॉर्टेंट है, वरना शादी के बाद अगर तू हमसे बात करेगी तो वो कहीं आनाकानी ना करने लगी। हाँ कही बहन, मैं बाहर कर ले वीडियो कॉल। प्रिया नेहा को वीडियो कॉलिंग करती है। आलू का क्या करना है? अरे तेरे भतीजे के लिए फ्रेंच फ्राइज बनानी है। अगर इसका शेप अच्छा नहीं रहा ना तो वो खाएगा ही नहीं। इसे लंबे लंबे कैसे काटूं? नेहा प्रिया को सारा प्रोसीजर बताती है और धीरे धीरे प्रिया फ्रेंच फ्राइज के लिए आलू काटती जाती है। ओके, अब मैं कर लूंगी, तू जा मूवी देख, निकेतन तेरा इंतजार कर रहा है ना। पूरे 45 मिनट तक नेहा फ्रेंच फ्राइज ही काटती रह जाती है और बाहर खाने की टेबल पर बैठा विक्रम भूख के मारे आग बबूला होने लगता है। यही ड्रामा मुझे पसंद नहीं आता मम्मी। अरे भाई अपना काम वक्त पर कर लो, उसके बाद जिससे गप्पे लगाने लगाओ, पर नहीं, प्रिया को खाने के वक्त अपनी बहन, अपना भाई, अपने रिश्तेदार सभी से बात करनी होती है। आज एक पार्टी आने वाली है, 10 बजे तक दुकान में पहुंच जाएगी, 9:30 तो यहीं बच गया। अब कब खाना आएगा, कब मैं खाऊंगा और कब मैं निकलूंगा। छोड़ो, मेरी किस्मत में घर का 2 निवाला भी नहीं लिखा है। मैं चलता हूँ मम्मी, जयराम जी की। अरे बहू देख, विक्रम बेचारा भूखा जा रहा है। ऐसी क्या गृहिणी है तो क्या आए दिन लड़के को भूखा घर से लौटना पड़ता है। हे भगवान, अब क्या करूं? रसोई में खड़ी प्रिया असमंजस में पड़ जाती है। बेटे के लिए नाश्ता करने में उसने अपने पति और ससुराल के बाकी सदस्यों का खाना तो तैयार ही नहीं किया था। अपने बेटे के लिए बनाई फ्रेंच फ्राइज को ही सब्जी की तरह पराठे के साथ परोसकर प्रिया बाहर टेबल पर ले आती है। मम्मा, मेरी फ्रेंच फ्राइज आपने सबको क्यों दे दी? मुझे चाहिए, ये सिर्फ मेरी है। तू कुछ भी करे, मैं तुझे कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन इसका यह मतलब नहीं बहू कि तू इस तरह से काम करेगी। अरे नहीं संभलती रसोई तो छोड़ दे, मैं संभाल लूंगी। कम से कम मेरे बेटे के पेट में खाना तो जाएगा। सॉरी मम्मी जी, पर मैं क्या करती, आप देखती है ना कैसे आणविक जिद करता है। कल फ्रेंच फ्राइज अच्छे से कटी नहीं थी तो उससे कुछ खाया ही नहीं। अब मेरा बच्चा भूखा रहेगा तो मेरा मन कैसे किसी और काम में लगेगा। इसीलिए मैं ना फ्रेंच फ्राइज बनाने में लग गई थी, तो और कुछ बनाने का वक्त ही नहीं मिला। विक्रम एक पराठे में कुछ फ्रेंच फ्राइज डालकर रोल सा बनाकर खाते हुए घर से निकल जाता है। वो तो गया, अब हमें खाना मिलेगा कि नहीं बहू? हाँ पापा जी, क्यों नहीं मिलेगा? तो फिर मेरे लिए आलू के पराठे बना दे। जी मम्मी जी। जरा सजग रहा कर बहू, मुझे इस तरह तुझ पर गुस्सा करने का मन नहीं करता, पर विक्रम का स्वभाव तू जानती है, उसे सब कुछ वक्त पर पसंद है। उसे अगर वक्त पर खाना नहीं मिलता तो वो चिढ़ जाता है। वक्त पर खाना न मिलने से तो पापा जी बिछड़ने लगेंगे मम्मी जी। अब आप ठीक कह रही मम्मी जी, मैं आपसे ध्यान रखूंगी। प्रिया रसोई में जाती है और अपने ससुर जी के लिए नाश्ता बनाने की तैयारी में लग जाती है। एक तरफ प्रिया कुकर में आलू उबलने के लिए चढ़ा देती है, दूसरी तरफ अपने ससुर जी के लिए कच्चे आलू की सब्जी बनाने के लिए आलू काटने लगती है। हे भगवान, ये सुबह घड़ी का कांटा इतना ज्यादा तेजी से क्यों भागने लगता है? आधे घंटे में पापा जी को भी दुकान के लिए निकलना है। अगर वक्त पर खाना नहीं बना तो आज तो मेरा बेड़ा गर्क हो ही जाएगा। प्रिया एक तरफ आलू काटने में बिजी थी, वहां कुकर में सीटी पे सीटी आई जा रही थी। अरे भाभी, गैस तो बंद कीजिए, वरना आलू उबलेंगे नहीं, आलू का भरता बन जाएगा। क्या? हाँ। एक तरह जैसे तैसे कच्चे आलूओं को काटकर प्रिया कढ़ाई में तरी की सब्जी बनाने को चढ़ा देती है। दूसरी तरफ ज्यादा उबले हुए आलू का ही मसाला बनाकर पराठे में भर देती है। जरा देख तो छबिली, ये पराठे में से आलू बाहर क्यों आ रहा है और कितना चिपचिपिया हो गया ये। अब क्या करूं, कभी बेलन पर चिपक रहा है, कभी चकले पर। आलू आपने ज्यादा उबाल दिए थे ना भाभी, इसलिए ऐसा हो रहा है। आलू अगर ज्यादा उबल जाए तो पराठे को चिपचिपा बना देते हैं और पराठे से फटकर बाहर आने लगते हैं। जरा सूखा आटा लगाइए, फिर कोशिश कीजिए। प्रिया सूखा आटा लगाकर किसी तरह आलू के पराठे को बेलती है और जैसे ही तवे पर रखती है पराठा जल जाता है। हे राम, ये तो तवे पर ही चिपक गया। अब क्या होगा छबिली?
अरे भाभी इतना घबराइए मत, घबराने से क्या ही हो जाएगा। आप सब्जी संभालिए। पता चला पराठे के चक्कर में सब्जी भी जल गई। बर्तनों को घिसना छोड़कर छबीली जल्दी से प्रिया की मदद करती हुई एक दो पराठे किसी तरह सेंक देती है। आलू ज्यादा उबले हुए थे ना भाभी, इसलिए इससे ज्यादा और कुरकुरा पराठा सीख पाना मुश्किल है। अगर ज्यादा सेकने की कोशिश की ना तो पराठा जल जाएगा, पहले वाले पराठे की तरह, और सूखे आटे का स्वाद पराठे में आने लगेगा सो अलग। बाबूजी को दुकान में जाने में देरी हो रही है और माता जी को भी तो शुगर की दवाइयां लेनी है। एक बार यही पराठा परोस दीजिए ना। आपकी सास ना ज्यादा बुरी नहीं है, वो एक बार के लिए ये खा भी लेगी। प्रॉब्लम तो आपके ससुर जी में ज्यादा है। प्रिया कच्चे आलू की सब्जी के साथ नॉर्मल पराठा और दही के साथ आलू का पराठा लेकर अपने सास ससुर के पास जाती है। मनोज प्लेट में रखी आलू की सब्जी को गौर से देखता है और भौएं चढ़ा लेता है। ये क्या है? कोई टुकड़ा बड़ा, कोई छोटा, कोई पतला, कोई मोटा। सब्जी बना रही थी या पहेली बहू? मनोज चम्मच से सब्जी को हिलाता है और नाराजगी से प्रिया को देखता है। आलू के टुकड़े कम से कम बराबर तो होने चाहिए। ऐसी बेतरतीब सब्जी देखकर तो भूख ही उठ जाती है। अच्छा लाइए सब्जी मुझे दे दीजिए, आप ये पराठा खा लीजिए। हे भगवान, सब्जी तो अच्छी बनाई थी, उस पर पापा जी ने इतना लंबा प्रवचन दे दिया। पराठा तो सच में आटे से जोड़ा है, अब पता नहीं क्या होगा। मनोज प्लेट में परोसे गए पराठे को देखता है, फिर उसे उठाकर हल्के से मोड़ता है और बस पराठा टूटने लगता है, जिससे देखकर उसका चेहरा और भी बिगड़ जाता है। अरे भाई, ये पराठा है या मसले हुए आलू की चादर? पराठा तो थोड़ा कुरकुरा होना चाहिए, लेकिन ये तो हाथ में लेते ही बिखर रहा है। मनोज पराठे को प्लेट में वापस रखते हुए गहरी सांस लेता है। पहले आलू की सब्जी में बेतरतीब टुकड़े, अब ये नरम पराठा। अरे कोई तो चीज सही बनाओ भाई। मनोज खाने की प्लेट को पीछे कर भूखा ही दुकान चला जाता है। पहले पति और अब ससुर। प्रिया वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे किसी को भूखा रखना अच्छा नहीं लगता मम्मी जी, ये सब मैं जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। तुझे क्या लगता है इस 4 साल के आणविक में फ्रेंच फ्राइज के लंबे लंबे शेप होने चाहिए? ये सारी चीजें कहाँ से आई? टीवी एड से नहीं आई। अरे ये तेरे ससुर जी से आया है। इसमें इसके खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी हर चीजों को सही ढंग से करने की प्रथा चली आ रही है। ये जेनेटिक है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते बेटा, ऐसे रोने से क्या हो जाएगा? तेरी शादी को 6 साल हो गए, अब तक तो तुझे काम सीख जाना चाहिए था। मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना मम्मी जी, पर पता नहीं, ये शुरू से ही ना चीजों को बराबर से रखना मुझे आता ही नहीं था। अच्छा अब जो हुआ सो हुआ, ये बताइए अब क्या करूं मैं? अभी भले ही गुस्से से दोनों चले गए हैं, पर दोपहर में फिर जब भूख लगेगी तो घर ही आएंगे ना। काफी वक्त है तेरे पास दोपहर के खाने का इंतजाम करने के लिए। अच्छे से खाना बनाना, सब ठीक हो जाएगा। अपनी सास की बात सुनकर प्रिया दोपहर के खाने में आलू की सूखी सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले आलू को प्रॉपर्ली चॉप करने की कोशिश कर रही थी कि उसी में अचानक चाकू फिसलता है और उसकी उंगली कट जाती है। प्रिया की हल्की सी चीख निकल जाती है। आई! उफ, उंगली कट गई। छबीली भी काम करके जा चुकी है, वरना वो मदद कर देती। किस्मत ही खराब है मेरी। अब उंगली पर पट्टी बांध लूंगी तो सब्जी अच्छे से काट नहीं पाऊंगी। अब तो बस नेहा ही मेरी मदद कर सकती है। और प्रिया लगाती है अपनी बहन को फोन। अपनी बहन की कहानी सुनकर नेहा को बहुत बुरा लगता है। सॉरी दीदी, सॉरी, सुबह मैंने आपको कितना कुछ सुना दिया। मुझे नहीं पता था कि आपके ससुर जी और जीजू इन चीजों को इतना दिल से लगा लेंगे। बताओ, उंगली भी कट गई आपकी। अब तो ही बता, ऐसे मैं क्या बनाऊं जिसे बनाने में मुझे ज्यादा मगजमारी भी ना करनी पड़े और सभी को खाना पसंद भी आए। पर हाँ, आलू का ही बताना। तुझे पता है ना, इस घर में आलू के अलावा कोई और कुछ खाना ही नहीं चाहता। देखो बहन, सुबह की तरह आलू को ज्यादा बॉईल मत कर देना, सिर्फ 3 सीटी। आलू जैसे ही उबल जाएंगे उसकी टिक्की बना देना। आणविक टिक्की चाट खा लेगा और बाकी सब टिक्की रोटी। अरे वाह नेहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। प्रिया जल्दी जल्दी आलू उबालती है और उसे मैश करके उसमें मसाले मिलाकर गोल गोल टिक्की बनाना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ ही दिन में उसका माथा सिकुड़ जाता है। अरे ये क्या हो गया? कोई टिक्की बड़ी, कोई छोटी। ऐसे तो ये तीनों बाप बेटे और पोते मेरे सर पर नाचने लगेंगे। प्रिया एक बड़ी टिक्की को हाथ में लेकर देखती है, फिर छोटी टिक्की की तरफ देखती है और सिर हिला देती है। नहीं नहीं प्रिया, ऐसा नहीं होगा, कुछ और दिमाग लगा। नेहा ने तो अपनी तरफ से आइडिया दे दिया, अब बार बार मैं उसे फोन करके उसका दिन खराब नहीं कर सकती। प्रिया अपने बेटे आणविक के कमरे में जाती है और उसके बॉक्स को लेकर आती है।
जिसमें स्केल थी और टिक्कियों को बराबर नापने के बाद टिक्की तैयार करती है। दोपहर में जैसे ही सभी खाने के टेबल पर बैठते हैं, प्रिया बिल्कुल वक्त पर खाना तैयार करके लगा देती है। टिक्की की लंबाई तो बराबर है, पर चौड़ाई ठीक क्यों नहीं है ना दादाजी? जब एक बित्ते के बच्चे को समझ में आ रहा है कि टिक्की बराबर नहीं बनी, तो बहू को तो समझ में आनी चाहिए थी ये बात। अब क्या करे? अरे उंगली में पट्टी बंधी हुई है बेचारी की, ऐसी हालत में उसने टिक्की बनाई, यही बड़ी बात है। 19-20 तो इंसान से हो ही जाता है। और तू आणविक ज्यादा चपर चपर मत कर, वरना ट्यूशन जाने के वक्त रास्ते में टॉफी खाने के लिए जो 10 रुपए देती हूँ ना तुझे, वो देना बंद कर दूंगी। बड़ा आया। सॉरी दादी, अच्छी है टिक्किया मम्मा, वेरी नाइस। अभी तो सुजाता ने सब संभाल लिया था, पर ऐसा कब तक चलता? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना अब कंपलसरी हो गया था। प्रिया भी रोज रोज आलू छीलने, काटने और मसालों में मिलाने से तंग आ चुकी थी। हर दिन वही आलू उबालना, काटना और पकाना, और उसके बाद शेप बराबर न होने के ताने सुनना। ये सब अब प्रिया की सहन शक्ति के बाहर हो चुका था। बस अब आनी, रोज यही आलू काटो, उबालो, मैश करो, कुछ नया क्यों नहीं बना सकते? जब घर बैठकर दिमाग पस्त होने लगे तो हमें बाहर का एक चक्कर लगा कर आना चाहिए। इससे दिमाग में नए विचारों का संचार होता है। देखा मम्मी, अब समझी मैं क्यों बाहर खेलने जाता हूँ, क्योंकि ज्यादा देर तक घर पर बैठना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ये मेरी बुक में लिखा है। अरे वाह, इतने छोटे से बच्चे ने इतनी बड़ी बात कह दी। सही कह रहा है, मैं जरा बाहर घूम कर आती हूँ। और प्रिया बाहर टहलने के लिए निकल जाती है, जहाँ पास के मोहन पानीपुरी वाले के खाने पर उसकी नजर पड़ती है, जो रोटी के साथ कुछ कद्दूकस किया हुआ खा रहा था। अरे मोहन भैया, आज पानीपुरी नहीं खिला रहे क्या? अरे नहीं भाभी, पानीपुरी नहीं खिलाएंगे लोगों को तो खुद ये रोटी और कच्चे आलू का भरता कैसे खा पाएंगे? वो अभी ग्राहक ही नहीं थी तो सोचा घर से लाया डब्बा खा लूं। मैं आपको तुरंत हाथ धोकर पानीपुरी खिलाता हूँ, उसके बाद खाना खा लूंगा। अरे नहीं भैया, मैं तो बगल में ही रहती हूँ, शाम को आ जाऊंगी, आप आराम से अपना डब्बा खाइए। वैसे कच्चे आलू का भरता कभी सुना नहीं, कच्चे आलू से भरता भी बन सकता है? देखे दीदी, हम गरीबों का क्या है, एक तो चलता फिरता काम, कहीं 2 मिनट बैठ नहीं सकत, ऊपर से ज्यादा पका कर खाना बनाएंगे तो गैस चूल्हा भी तो लगता है। इसीलिए हमारी पत्नी ना फटाफट कच्चे आलू का भरता बनाकर दे देती है। इसके लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। सबसे पहले आलू को कद्दूकस करना है, फिर पानी में धोकर निकाल कर 10 मिनट के लिए सूखने छोड़ देना है। दूसरी तरफ प्याज, लहसुन, धनिया पत्ता, टमाटर, हरी मिर्च जो आपके पास है सबको बारीक बारीक काट लीजिए। फिर आलू में इन चीजों को मिला लीजिए। ऊपर से हल्दी, नमक और सरसों का तेल मिलाइए। सब जब अच्छे से मिल जावे तो गर्मा गर्म पराठे के साथ परोस दीजिए। दाल चावल के साथ भी हमारे घर पर यही बनता है। आलू को उबालना नहीं है, यानी कि ज्यादा या कम सीटी की टेंशन ही नहीं। आलू कच्चे हैं, सिर्फ कद्दूकस करना है, यानी कि आलू की शेप के ऊपर भी काम नहीं करना पड़ेगा। अगर ये रेसिपी मैंने ठीक ठीक बना ली तब तो मजा ही आ जाएगा। आज प्रिया खुशी खुशी अपने घर लौटती है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी रेसिपी थी जो अगर मुकम्मल बन जाती तो उसकी लाइफ से सारी टेंशन ही खत्म हो जाती। रात के खाने की तैयारी करने के लिए प्रिया सबसे पहले आलू को कद्दूकस करती है। बिल्कुल बराबर कद्दूकस किए हुए आलू। इसमें तो कोई पूरा कंपास बॉक्स लेकर भी बैठ जाए तो भी साइज में डिफरेंस नहीं निकाल पाएगा। मोहन भैया ने तो सिर्फ प्याज, टमाटर और यही सब बताया था, पर आणविक को ये नहीं चलेगा। इसकी 2 वैरायटी बना लेती हूँ। प्रिया आणविक के लिए जो कद्दूकस किया हुआ आलू का भरता बनाती है, उसमें सरसों के तेल की जगह बटर, चीज, मेयोनीज और कॉर्न भी डालती है, और बाकी के लिए बिल्कुल वैसा ही भरता बनाती है जैसा मोहन ने बताया था। अभी भी आधे घंटे का वक्त है, ये तो सही में बहुत जल्दी बन जाता है। अब जल्दी से पराठे बना लेती हूँ। और आज खाने में प्रिया सभी को परोसती है कच्चे आलू का भरता और पराठे। ये क्या बनाया है बहू? मतलब अब रात के वक्त हम सलाद और रोटियां खाएंगे? इतने भी काम चोर नहीं है मेरी बहू, एक बार खाकर तो देखिए। देखने में यह खीरा या मूली तो नहीं लग रहा है। क्या बनाया है बहू? खुद खाकर देखी ना मम्मी जी, मैंने वही बनाया है जो इस घर में सभी को पसंद आता है। दादू, वाओ, मम्मा यम्मी, ये तो बहुत टेस्टी है। दादू आप भी खाकर देखो। अरे वाह, ये तो कोई नई सब्जी लग रही है। क्या बनाया है प्रिया तुमने कसम से? आज सुबह से जो मूड बिगड़ा हुआ था ना, इसे खाकर बन गया। क्या मसाला है, क्या ताजगी है, वाह। नहीं मम्मी, बिल्कुल सही बेटा, वरना मसाले की सब्जी खा खाकर मुंह ही बंद गया था मेरा। घूम फिर कर वही मसाले, वही तेल का स्वाद। ये खाना तो बड़ा रिफ्रेशिंग लग रहा है।
और आकार भी चीजों के ठीक ही है। ये है कच्चे आलू का भरता। मैंने बहुत कोशिश की पापा जी, आपकी पसंद नापसंद की कसौटी में मैं खरी उतर पाऊं, पर जब भी मैं कोशिश कर रही थी कुछ न कुछ उल्टा ही हो जाता था। आखिर मैं इस रोज रोज के झंझट से परेशान हो गई। पर मैं आप सबको उदास भी तो नहीं देख सकती थी। मुझे पता है इस घर में सभी को आलू कितने पसंद है, इसीलिए फिर मैंने बनाया कच्चे आलू का भरता। इसे गर्मी में खाने से पेट को ठंडक भी मिलती रहेगी, वरना गर्मी में ना ज्यादा चटपटा खाने से तबीयत बिगड़ जाती है। वो सब तो ठीक है प्रिया, पर मैं कह देता हूँ मेरे टिफिन में अब से कच्चे आलू का भरता ही देना। अब तो मुझे यही खाना है भाई। और मुझे भी मम्मा, बहुत टेस्टी है ये। बुराई तो फट से कर देते आप लोग। अब बहू ने अच्छा काम किया है तो तारीफ भी खुलकर कीजिए। हम लोगों का मन रखने के लिए बहुत मेहनत करती है तो बहू। ये पकड़ 501 रुपया। और आज के बाद प्रिया के ससुराल में कच्चे आलू के भरते के लोग ऐसे फैन हो जाते हैं कि दाल चावल हो या हरी सब्जियां या कोई वेस्टर्न डिश, अगर प्लेट में कच्चे आलू का भरता ना हो तो किसी से भी खाना खाया ही नहीं जाता। कहते हैं किसी इंसान को अगर एक बार कोई आदत लग जाए तो उस आदत को सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही एक बुरी आदत थी शीतल की कि वो हमेशा अपने डिसीजंस दूसरों पर थोपती थी, जिस वजह से उसके आसपास रहने वाले लोग हमेशा उससे परेशान रहते थे। अरे, ये आपके हाथ में क्या है भाभी? ये तो गुड्डू का एडमिशन फॉर्म है। कल तुम्हारे भैया स्कूल में उसका एडमिशन करवाने गए थे ना, तो उन्होंने ये फॉर्म फिल करने के लिए दिया है। अच्छा, जरा दिखाओ तो। अरे अरे रे भाभी, ये आप गुड्डू का एडमिशन किस स्कूल में करवा रही है? इससे अच्छा तो वो ज्ञान मार्ग वाला स्कूल है। आप गुड्डू का एडमिशन ना वहीं करवाओ। लेकिन शीतल, ये स्कूल बहुत अच्छा है। ज्ञान मार्ग वाला स्कूल एक तो बहुत दूर है और वहाँ का ना एनवायरनमेंट भी ज्यादा अच्छा नहीं है। अरे, किसने कह दिया आपको ऐसा? उस स्कूल से अच्छा तो कोई और स्कूल है ही नहीं। मेरा भतीजा अगर किसी स्कूल में पढ़ेगा ना तो उसी स्कूल में पढ़ेगा। आपको ये फॉर्म फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। शीतल बिना कुछ सोचे समझे उस एडमिशन फॉर्म को फाड़ कर फेंक देती है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया शीतल? क्या सोचकर ये एडमिशन फॉर्म फाड़ दिया? अरे, जब हमें अपने गुड्डू का एडमिशन इस स्कूल में करवाना ही नहीं है तो इस फॉर्म का करना क्या था, इसलिए फाड़ दिया। तुम ना बहुत ओवर कर रही हो शीतल। हर बात में अपनी टांग अड़ाती हो। वो कम है क्या? मेरा गुड्डू किस स्कूल में पढ़ेगा, अब ये डिसीजन भी तुम लोगी हैं? कुछ तो हमारे ऊपर छोड़ दो। अरे, क्या हो गया बहू? अगर शीतल गुड्डू का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवाना चाहती है तो क्या दिक्कत है? वो गुड्डू की बुआ है, उसे ये करने का पूरा हक है। इस घर में हर चीज का हक तो सिर्फ इसी को है ना, बाकी सब तो इस घर में बेवकूफी है। कुछ सामान खरीदना है तो वो शीतल की पसंद से आएगा, कहीं घूमने जाना है तो जहाँ शीतल कहेगी वहां चलेंगे। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक शीतल की पसंद का खाना बनेगा। ये तुम्हारा मायका है, इसलिए यहाँ सब तुम्हारी सुन लेते हैं। कल को जब अपने ससुराल जाओगी ना तब तुम्हें अकल आएगी। आप ना बहुत ज्यादा बोल रही हो भाभी। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कह दिया। और वैसे भी मैं जब ससुराल जाऊंगी ना तब देख लेना वो लोग कैसे मेरी बात मानेंगे। आपको तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। कदर तो तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी ऐसी करेंगे कि तुम देखती रह जाओगी। अपने डिसीजंस दूसरों पर जो थोपने की आदत है ना तुम्हारी सास अच्छे से बताएगी तुम्हें। कुछ समय बाद शीतल के घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढते हैं और सुमित्रा देवी के बड़े बेटे नवीन से शीतल की शादी हो जाती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, इसलिए तू खाने में सबके लिए आलू टमाटर की सब्जी, पूरी और खीर बना ले। अरे यार, सुबह सुबह मुझे इतना सब कुछ बनाने को बोल दिया। मेरा तो सुबह सुबह कुछ भी बनाने का मन ही नहीं कर रहा। अरे बहू, क्या सोचने लगी? आता तो है ना ये सब बनाना तुझे? हाँ माँ जी, मुझे बनाना तो सब आता है, लेकिन इतनी सुबह सुबह ऑयली खाना अच्छा नहीं होता ना। आपको तो वैसे भी बीपी की प्रॉब्लम रहती है। मैं एक काम करती हूँ, सबके लिए ना दलिया बना देती हूँ। बेशक आप मुझे मेरी पहली रसोई के लिए कम नंबर दे देना, लेकिन मैं आप लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। ना जी ना, बिल्कुल नहीं। वाह 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 बहू, कितनी अच्छी बात कही तूने। आज तक मेरी सेहत का किसी ने इतना ख्याल नहीं रखा जितना तूने मेरे बारे में सोचा। जा बहू, तू सबके लिए दलिया ही बना ले।
क्या माँ, अब तुम्हारी वजह से हम सबको दलिया खाना पड़ेगा? रात के समय। माँ देखो, मैं कॉलेज की पार्टी के लिए ये ड्रेस लेकर आई हूँ, अच्छी लग रही है ना? अरे ये तुम कौन सी ड्रेस ले आई? इससे अच्छा तो तुम मेरी साड़ी ही पहन लेती। मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी नई साड़ियां हैं। लेकिन भाभी, मेरी कोई भी फ्रेंड साड़ी नहीं पहन रही, सब ऐसी ही ड्रेस पहन रही है। अगर मैं अकेले साड़ी पहनकर जाऊंगी ना तो बहुत अजीब लगूंगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी अपने कॉलेज की पार्टी में साड़ी ही पहन कर गई थी। सबने वेस्टर्न पहना है तो क्या हुआ? जरूरी थोड़ी ना है जो सब करे वो तुम भी करो। तुम तो मेरी साड़ी ही पहन कर जाना, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये ड्रेस पहनने की। लेकिन भाभी, मैं ये ड्रेस बहुत पसंद करके लेकर आई हूँ, मेरा बहुत मन है इस ड्रेस को पहनने का। अरे तो क्या हो गया? जैसे इस ड्रेस को लेकर आई हो वैसे ही वापस दे आओ, और अगर वापस नहीं देनी तो कभी और टाइम पहन लेना। लेकिन पार्टी में तुम मेरी साड़ी ही पहन कर जाओगी। अरे भला ये कैसी जबरदस्ती है? अरे बेटा, जब तेरी भाभी बोल रही है तो पहन लेना, वो तेरा बुरा थोड़ी ना सोचती है। ये ड्रेस कभी और टाइम पहन लियो। हाँ नहीं यार, अब कपड़े भी मुझे इनकी पसंद के पहनने पड़ेंगे। शीतल के इस बिहेवियर से उसकी ननद बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी। जो शीतल को पसंद होता वो सबसे वही करवाते। लेकिन अब घर पर उसकी नई नवेली देवरानी शादी करके आई। क्या नई देवरानी शीतल को हर बात में अपनी मनमानी करने देगी, या शीतल के पास से उसी पर उल्टे पड़ेंगे? चलिए देखते हैं। माँ, मैंने और रश्मि ने घूमने के लिए मनाली जाने का सोचा है। क्या मनाली? अरे देवर जी, क्या करोगे मनाली जाकर? वहां पर इतनी ठंड है, परेशान हो जाओगे। कोई जरूरत नहीं है आपको मनाली जाने की। हाँ, जाना ही है तो कहीं आसपास चले जाओ। भला ये क्या बात हुई भाभी? अगर हमारा मन मनाली जाने को है तो हम मनाली ही जाएंगे ना। अरे भाई, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। इतनी ठंड में जाओगे तो बीमार हो जाओगे। इससे अच्छा तो तुम जयपुर चले जाओ, वहां का मौसम भी ठीक है। भाभी, रश्मि का मन है मनाली घूमने का। वो आज तक कभी मनाली नहीं गई, इसलिए हम मनाली ही जाएंगे। अरे अरे, तू तो शादी होती है उसकी सारी बातें मानने लग गया है। अरे भाई, कम से कम ये तो देख ले कि अभी शादी में कितना खर्चा हुआ है। मनाली घूमने जाएगा तो और कितना खर्चा होगा। मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी कि कहीं आस पास ही घुमा ला उसे। शीतल बहू ठीक कह रही है बेटा, शादी में हमारा पहले ही इतना खर्चा हो गया। तुम्हें मनाली जाना है तो तुम बाद में चले जाना, अभी कहीं आसपास ही चले जाओ। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर जतिन का मूड खराब हो जाता है, इसलिए वो बिना बहस किए वहां से अपने कमरे में चला जाता है। हद हो गई यार, भाभी ने तो हर बात में दिमाग खराब कर रखा है। क्या हो गया जतिन जी? क्या बोल दिया भाभी ने जो आप इतने गुस्सा हो रहे हो? यार, इतना मन था मनाली जाने का, बार बार बोले जा रही है क्या करोगे मनाली जाकर, क्या करोगे मनाली जाकर, जयपुर चले जाओ ना। अरे कोई बात नहीं, आप शांत हो जाओ। अच्छा ये देखो, मैंने रूम की डेकोरेशन के लिए ये सामान मंगाया है और फर्नीचर की सेटिंग भी चेंज कर दी है। अब कमरे में स्पेस भी खुला खुला लग रहा है ना? अरे हाँ, अच्छा लग रहा है। अरे क्या खाक अच्छा लग रहा है? मैंने इतनी अच्छी तरह से कमरा सेट किया हुआ था, ये क्या कर दिया तुमने? हद हो गई भाभी, कम से कम कमरे के अंदर नॉक करके तो आ जाया करो। खैर, आपको कोई बात समझाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप तो वही करती हो जो आपको करना होता है। रश्मि, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। अरे देवर जी तो गुस्सा ही हो गए। वो तो दरवाजा आधा खुला हुआ था ना, और मैंने तुम्हारी आवाज सुनी इसलिए डायरेक्ट अंदर आ गई। लेकिन तुमने ना पूरे कमरे की सेटिंग खराब कर दी। मुझे दोबारा से सारा कमरा वैसे ही करने दो। लेकिन भाभी, मुझे और जतिन जी को कमरे की सेटिंग अच्छी लग रही है, तो आप क्यों इसे चेंज करना चाहती हैं? मैं इस घर की पुरानी बहू हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि कौन सी चीज कहाँ पर ज्यादा अच्छी लगती है। तुम अभी यहाँ पर नई नई आई हो ना, इसलिए तुम्हें घर की साज सजावट के बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए मैं तुम्हें घर की डेकोरेशन करना सिखाऊंगी। ये शोपीस तुमने जो लगाया है ना, इसे यहाँ से उठा लो और फेंक दो, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन भाभी, शीतल रश्मि के लगाए हुए शोपीस को उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है और कमरे की पूरी सेटिंग को बिल्कुल चेंज कर देती है।
रश्मि को भी उसकी ये आदत बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो छोटी होने के नाते कुछ नहीं कहती। तभी एक दिन, माँ मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, मुझे मास्टर्स के लिए मुंबई भेज दो ना, वहाँ का कॉलेज बहुत अच्छा है, मेरी फ्रेंड्स भी वहाँ पर पढ़ने जा रही है। ठीक है बेटा, अगर तू मुंबई जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है तो कोई बात नहीं, तेरे पापा तेरे साथ जाकर तेरा एडमिशन करवा देंगे। तुम कितनी अच्छी हो माँ, थैंक यू सो मच। अरे काहे का थैंक यू सो मच, तुम्हें अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करनी है ना, तो उसके लिए मुंबई जाने की क्या जरूरत है, तुम यहाँ रहकर भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। वैसे भी आजकल माहौल कितना खराब है, ऊपर से इतनी दूर जाकर पढ़ाई करना। सच सच बताओ, तुम्हारा किसी लड़के से कोई चक्कर तो नहीं है ना, इसीलिए तो तुम इतनी दूर पढ़ाई करने नहीं जा रही। आपका दिमाग तो ठीक है भाभी, आप किसी को कभी भी कुछ भी बोल देती हो। मैं वहाँ पर पढ़ाई के लिए इसलिए जा रही हूँ क्योंकि वहाँ का कॉलेज अच्छा है। नन्ना जी, कॉलेज तो यहाँ के भी कोई कम अच्छे नहीं है। माँ जी, आपको इसे बाहर पढ़ने भेजने की कोई जरूरत नहीं है, खामखा बाहर जाकर ये बिगड़ेगी। इसे पढ़ना ही है तो यहीं पर पढ़ने दो ना। अरे पढ़ने वाला इंसान तो कहीं भी पढ़ लेता है। बात तो तुम ठीक कह रही हो शीतल बहू, कॉलेज तो हमारे यहाँ भी कम नहीं है। बेटा कोई जरूरत नहीं है तुझे बाहर जाने की, तेरे पापा यहीं किसी कॉलेज में तेरा एडमिशन करवा देंगे। आपने तो हद कर रखी है माँ, इनका बस चले ना तो ये हमें अपनी मर्जी से सांस भी ना लेने दे। ये जब से इस घर में आई है तब से हर चीज में सिर्फ और सिर्फ अपनी ही मर्जी चलाती है। अरे तो क्या हो गया, तेरा कुछ बुरा थोड़ी ना चाहती है, तेरे अच्छे के लिए तो कह रही है। शीतल बहू ने बोल दिया कि तेरा एडमिशन यहीं पर होगा तो बस यहीं होगा। देखो अब मुझे ना इस बारे में कोई बहस नहीं चाहिए। निशिता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ साथ शीतल की ये आदत और खराब हो जाती है। मम्मी जी 15 दिन बाद मेरे भाई की शादी है, इसलिए मुझे कल अपनी माँ के घर जाना है। ठीक है बेटा, चली जाना। हाँ क्या माँ जी, आप भी, कोई भी आकर आपसे कुछ पूछता है और आप बिना सोचे ही हाँ बोल देती हो। अरे भाई की शादी 15 दिन बाद है, तुम इतनी जल्दी वहां जाकर करोगी क्या? तुम्हें अपना ससुराल देखना है या नहीं है? भाई की शादी है, सुनते ही बैग उठाया और चल दी मायके। ये आप कैसी बात कर रही हो भाभी? मैं जब से शादी करके यहाँ पर आई हूँ तब से अपनी हर जिम्मेदारी निभा रही हूँ, और भाई की शादी के लिए क्या मैं 15 दिन पहले अपने घर नहीं जा सकती? शादी के इतने काम हैं, माँ के लिए सब कुछ कैसे संभालेगी? हाँ, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने कभी पहले घर की शादी देखी ही नहीं। अरे मेरे भी भाई की शादी हुई थी, और शादी में ना इतना भी काम नहीं होता कि तुम्हें 15 दिन पहले वहां जाना पड़े। और काम करने के लिए वहां दूसरे लोग भी तो होंगे ना, तुम्हारी चाची, ताई, बुआ सब तो होंगे। तुम शादी से 2-3 दिन पहले चली जाना। और वैसे भी अगले महीने निशिता की शादी है, हमें उसकी भी तो तैयारी करनी है। वैसे शीतल बहू ना ठीक कह रही है, अभी निशिता की शादी की बहुत सारी तैयारियां बाकी है। यहाँ पर भी तो बहुत जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी, इसलिए तुम अभी कहीं नहीं जाओगी। शादी से 2 दिन पहले चली जाना। उन दोनों की बातों से रश्मि का मूड खराब हो जाता है। वो रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। तभी निशिता की नजर उस पर पड़ती है और उसे रोता हुआ देखकर उसके कमरे में जाती है। क्या हुआ भाभी, आप इस तरह रो क्यों रही हो? पक्का शीतल भाभी ने कुछ किया होगा। उनके अलावा इस घर में कोई और कुछ कर भी कैसे सकता है? हर चीज में सिर्फ उनकी मर्जी चलती है। प्लीज प्लीज आप रो मत भाभी, मुझे बताओ क्या हुआ। रश्मि निशिता को सारी बात बताती है। ये तो इन्होंने हद ही कर दी, और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि माँ उन्हें हर बात में कैसे सपोर्ट करती हैं। उनको कभी उनकी गलती नजर ही नहीं आती। आज तक माँ को उनकी वजह से कोई परेशानी नहीं हुई ना, इसलिए उनकी हर बात में हाँ मिलाती है। भाभी अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। जब तक शीतल भाभी की हरकतों से माँ का खून नहीं खौलेगा तब तक वो उन्हें सपोर्ट करना बंद नहीं करेंगी। तुम ठीक कह रही हो निशिता, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि माँ जी खुद ब खुद शीतल भाभी से परेशान हो जाए। जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैं आपको बताती हूँ। क्या दिमाग लगाया है ननद जी,
एकदम निशाने पर तीर छुड़ाया। ये आइडिया बताकर तुमने आधा काम तो कर दिया और बाकी का आधा काम तुम मुझ पर छोड़ दो। अब तो मैं सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। अभी जाती हूँ शीतल भाभी के पास। रश्मि अपने प्लान को अंजाम देने के लिए शीतल के पास जाती है। अरे शीतल भाभी, आप इस तरह कैसे आराम से बैठ सकती हो? क्यों, ऐसा क्या हो गया जो मैं आराम से नहीं बैठ सकती? आपको पता भी है माँ जी निशिता की शादी में कितना पैसा खर्च करने वाली है। इतनी सारी तो ज्वेलरी बनाई है उन्होंने निशिता के लिए। अगर वो सारा पैसा उसकी शादी में ही खर्च कर देंगी तो हमारे लिए क्या बचेगा? मैंने देखा गोल्ड का इतना हैवी नेकलेस बनवाया है माँ जी ने निशिता के लिए। इतना अच्छा नेकलेस तो उन्होंने आपको भी नहीं दिया था। अगर आपने अभी कुछ नहीं किया ना तो माँ जी तो सब कुछ निशिता को ही दे देगी और हमारे हाथ में रह जाएगा ठेंगा। बात तो तुम ठीक कह रही हो। ऐसे कैसे माँ जी सब कुछ निशिता को दे देगी? हैं? मैं अभी जाकर बात करती हूँ माँ जी से। वाह रश्मि, तेरा तीर तो बिल्कुल निशाने पर जाकर लगा है। शीतल पूरे गुस्से में अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, आपने निशिता की शादी के लिए क्या क्या ज्वेलरी बनाई है? मुझे तो दिखाई भी नहीं। अरे नहीं दिखाई तो क्या हो गया, अभी देख ले बहू। चल, मैं सारी ज्वेलरी तिजोरी से निकाल कर लाती हूँ। सुमित्रा निशिता के लिए बनवाई हुई सारी ज्वेलरी लेकर आती है। ये देख बहू, मैंने निशिता के लिए सोने का नेकलेस, ये सोने के झुमके, सोने के कड़े, एक सोने की चेन और चांदी की पायल बनवाई है। अच्छी है ना? ये तो आपने हद ही कर दी माँ जी। अरे इसमें भला हद करने वाली क्या बात है? हद करने वाली बात नहीं है तो और क्या है? अरे निशिता तो शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी, उसे इतना सब कुछ देने का क्या मतलब बनता है? कोई एक सोने की चीज दे दो, बाकी ये चांदी के पायल, अब ये सब कुछ अपनी बेटी को ही दे दोगी तो बहुओं के लिए क्या बचेगा? ये तो कैसे फिजूल की बात करी है बहू। मैंने अपनी दोनों बहुओं को शादी में खूब गहने चढ़ाए हैं और उतने ही गहने अपनी बेटी को भी चढ़ाऊंगी। और बात रही सब कुछ अपनी बेटी को देने की, तो मैंने हमेशा तुम सबको हर चीज बराबरी से दी है। अपनी पेंशन के भी 2 हिस्से करके तुम दोनों बहुओं को दिए, उसके बाद भी तुम ऐसा कह रही हो? अरे अब आप हर चीज में उसके हमसे बराबरी करोगी क्या? कल को बुढ़ापे में आपकी बहू ही तो आपकी सेवा करेंगी। आपकी बेटी अपने ससुराल से आपकी सेवा करने नहीं आने वाली। मैं आज जो कह रही हूँ ना, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। बड़ी आई ठीक बोलने वाली। अरे तू होती कौन है मुझे ये बताने वाली कि मुझे अपनी बेटी की शादी में उसे क्या देना चाहिए और क्या नहीं? और रही बात मेरी सेवा की, तो मेरी बेटी को एक फोन करूंगी ना तो दौड़ी चली आएगी मेरे पास। देखिए माँ जी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, इसलिए घर के हर निर्णय को लेने का मेरा पूरा हक है। मैंने कहा ना, आप ये सब निशिता को नहीं दोगी। बस बहुत हो गया तेरा। होगी तू घर की बड़ी बहू, लेकिन आज भी इस घर की बड़ी मैं हूं। मेरे फैसले से ऊपर किसी का फैसला नहीं होगा। असल में तो तेरी आदत को मैंने ही खराब किया है। जब हर किसी को छोटी छोटी बात में तू टोकती थी, उसी समय मुझे तेरा विरोध करना चाहिए था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हर कोई तुझसे कितना परेशान रहता होगा। अरे ये आप सब क्या बोल रही हो माँ जी? मुझसे भला कोई क्यों परेशान होगा? मैं तो हमेशा सबका अच्छा ही सोचती हूँ। आप खामखा मुझे कुछ भी मत कहिए। तू जैसी बेशर्म इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखी। इतना सब सुनने के बाद भी खुद को सही बता रही है। तुझे खुद को जो अच्छा लगता है वही हमेशा दूसरों पर थोपती है, लेकिन आज के बाद तेरी इस घर में एक भी नहीं चलेगी। खबरदार, अगर तूने कभी किसी के फटे में टांग अड़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज से घर का कोई भी फैसला तू नहीं लेगी। जो भी फैसले होंगे वो मैं खुद लूंगी। आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली। सुमित्रा की बातें सुनकर शीतल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो अपना जरा सा मुंह लेकर वहां से चली जाती है और शीतल का ऐसा चेहरा देखकर कमरे के दरवाजे के पीछे छिपी रश्मि और निशिता उनका तो हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है। रुचि पूरे घर का काम करके आराम से सोफे पर बैठी थी कि तभी वहाँ रुचि की सास मनोरमा गंदे पैर लेकर आती है और पूरा घर गंदा कर देती है। ये देखकर रुचि को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी ये क्या किया आपने?
मैंने अभी अभी पूरा घर साफ किया था और आपने फिर गंदा कर दिया। मैं क्या पागल हूँ जो बार बार घर ही साफ करती रहूं? अरे बहू, थोड़ा सा ही तो गंदा हुआ है घर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया हो। और तू कौन सा कुछ कर रही है, आराम तो कर रही है ना। दोबारा काम करना भी पड़ जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। कर लेना थोड़ी सफाई। आखिर हम तुझे लाए ही क्यों हैं इस घर में? अब इतना भी नहीं करेगी क्या? माँ जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सब किया था, 5 मिनट भी नहीं हुए, और मैं भी इंसान हूँ। अच्छा, तो तू 5 मिनट से आराम ही तो कर रही थी ना। देख बहू, मुझसे बहस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तू इस घर की बहू है और ये सब तेरे ही काम है, तो अब काम चोरी मत कर और बहू है बहू बन कर रहे। हाँ। रुचि अपनी सास की बात चुपचाप सुन लेती है और इसीलिए रुचि के ससुराल वाले उसे बहुत दबाते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन रुचि अपने लिए एक नया सूट लाती है। नया सूट देखकर रुचि की ननद प्रीति तुरंत वहां आती है और सूट को अपने हाथ में लेती है। अरे वाह भाभी, ये कितना प्यारा सूट है, ये मैं ले रही हूँ। प्रीति, ये सूट मैंने अपने लिए लिया था, मेरे पास एक भी सूट नहीं है और मैं कुछ दिनों के लिए मायके भी जाने वाली हूँ, इसीलिए लेकर आई थी। अरे मायके ही तो जा रही हो ना भाभी, वहाँ आपको देखेगा ही कौन। अरे पर भाभी, आप मुझसे सवाल जवाब मत करो। मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, बल्कि आपको बता रही हूँ कि ये सूट मैं ले रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी प्रॉब्लम है और आपकी प्रॉब्लम से मुझे कोई लेना देना नहीं। आई बात समझ में? ठीक है ननद जी, ले लीजिए आप। रुचि के साथ हर कोई ऐसा ही व्यवहार कर रहा था। कुछ दिनों के बाद रुचि की भाभी नेहा रुचि से मिलने के लिए रुचि के ससुराल आती है। अरे भाभी, आप यहाँ अचानक से? आपने आने से पहले कुछ बताया नहीं, बता देती। अरे तुम हमसे मिलने आ रही थी और जब नहीं आ पाई तो मैंने सोचा मैं खुद ही तुमसे मिलने आ जाऊं। देखो मैं आ गई। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या तुम्हें? नहीं ना भाभी, मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप यहाँ बैठो, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। रुचि चाय नाश्ता लेकर आती है और अपनी भाभी से बातें करने लगती है। रुचि काफी खुश थी अपनी भाभी से मिलकर। तभी रुचि का देवर अनुज वहाँ आता है और अपनी शर्ट रुचि के मुंह पर फेंक कर बोलता है, क्या है भाभी ये? अब से एक काम भी ठीक से नहीं होता क्या? मेरी शर्ट को बाकी कपड़ों से अलग धोना चाहिए था, अब देखो इस पर कलर लग गया। देवर जी, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होगा और आपकी शर्ट पर रंग लग जाएगा तो मैं आपका शर्ट अलग धो देती। रहने दो भाभी, आपका रोज का नाटक है, अब जाओ यहाँ से, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अनुज काफी बदतमीजी से बात कर रहा था, जो नेहा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो रुचि से कहती है, ये क्या है ननद जी? होगी तुम्हारी गलती, लेकिन अनुज तुम्हारा देवर है और तुमसे छोटा होकर ऐसे कैसे बदतमीजी से बात कर सकता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मेरी दबंग ननद ऐसे शांत कैसे हो गई। रुचि तुम ही कहती थी ना, अगर तुम दबोगे तो दुनिया तुम्हें दबाती रहेगी। नेहा अपनी ननद को काफी समझाती है। रुचि को भी अब अपनी भाभी की बात समझ में आती है और वो अब अपने ससुराल में अपने हिसाब से रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन सब लोग बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी प्रीति कहती है, माँ, टीवी देखते हुए पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और है। अगर पकोड़े खाने को मिल जाते तो अच्छा होता। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम, भाभी है ना। ए भाभी, जाओ हम सबके लिए पकोड़े बना कर लाओ, हम टीवी देख रहे हैं। तुम्हारे बाप की नौकर हूँ क्या मैं? हाँ, तुम सब टीवी देख रहे हो तो क्या मैं यहाँ बैठकर मटर छिल रही हूँ? मैं भी तो टीवी देख रही हूँ ना। जिसको पकोड़े खाने हैं वो खुद बना ले, और हाँ, मेरे लिए भी बना देना। बहुत खिला दिया मैंने सबको खाना बनाकर, अब तुम लोगों की बारी है। रुचि का जवाब सुनकर किसी की हिम्मत ही नहीं होती कुछ भी बोलने की, सब चुप हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रुचि काफी रात में घर आती है। ये देखकर मनोरमा कहती है, फुर्सत मिल ही गई क्या घर आने की? ये कोई समय है घर आने का? कहीं भी रात में घूमती रहती है। शरीफ घर की बहुएं ऐसा करती है क्या? माँ जी, शरीफ घर की बहुएं आत्मनिर्भर होती हैं। मैं तो बस पास में ही गई थी मेरी फ्रेंड के घर, अब वहां से आने में देर हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती? बहू, तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। वही तो माँ जी, मेरे सब्र का आप भी इम्तिहान मत लो। अच्छा,
तो अब तू मेरी सास बनेगी। पर मेरी भी बात कान खोल कर सुन ले, मैं तेरी नौकरानी नहीं सास हूँ। अब जाकर खाना बना ले, क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया है और वैसे भी मैं तेरा इंतजार कर रही थी। तो फिर एक दिन माँ जी आप भूखे पेट ही सो जाओ। वैसे भी आजकल आपको कुछ ज्यादा ही दस्त बनी रहती है ना, खाना नहीं खाओगे तो कुछ होगा नहीं, और अगर ज्यादा भूख लग रही है तो रसोई का रास्ता तो आपको पता ही है? अब से खाना बनाने के लिए मेरा इंतजार मत करना। रुचि के पटर पटर जवाब सुनकर कोई कुछ कह ही नहीं पा रहा था। अब ऐसी ही प्रीति बहुत प्यारा सा सूट पहनकर कमरे से निकली कि रुचि कहती है, अरे वाह कितना प्यारा सूट है। हाँ भाभी, बहुत अच्छा सूट है ना, मेरा भी ये सूट फेवरेट है। तो चलो अब एक काम करो, निकाल कर मुझे दे दो। याद है ना कुछ दिनों पहले तुमने मेरा एक सूट ले लिया था, अब ये उसकी भरपाई करेगा। भाभी अभी मैंने पहना हुआ है, मैं बाद में दे दूंगी। नहीं 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 नहीं, तुम अभी दोगी मुझे। अरे जब तुम पहनकर बाहर घूम कर आओगी तब तो सब यही समझेंगे कि मैंने तुम्हारा सूट पहना है। शांति से दे दो, वरना दूसरा रास्ता अपनाना मुझे आता है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अपनी भाभी की धमकी सुनकर प्रीति चुपचाप सूट निकाल कर दे देती है। रुचि से अब ससुराल में हर कोई डर के रहने लगा था। कई दिनों बाद वापस से नेहा रुचि के ससुराल आती है। भाभी मैं आपको यहाँ बुलाने ही वाली थी, मेरा आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। देखा, मुझे पता चल ही जाता है कि तुम्हें मेरी याद आ रही है और मिलने का मन कर रहा होगा, तभी तो मैं आ जाती हूँ। बिल्कुल। अच्छा मैं चाय मंगवाती हूँ। माँ जी जरा चाय पकोड़े बना दीजिए, मेरी भाभी आई है। मनोरमा चाय पकोड़े बनाकर लाती है। घर में सभी लोग रुचि से अच्छे से बात करते हैं। ये देखकर नेहा को बहुत खुशी होती है और वो कहती है, वाह मेरी दबंग ननद, आखिरकार तुमने मेरी बात मान ही ली। हाँ भाभी, अब तक सबको मैं पहले जैसी थी वो अच्छी नहीं लग रही थी ना। तो मैंने अब आपकी बात मान ही ली और अब देखो सबको अच्छी लग रही हूँ मैं। बहुत सही किया रुचि तुमने, मुझे मेरी दबंग ननद पर बहुत गर्व है। हाँ भाभी, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आज आपकी वजह से इस घर में मेरी कदर है और मेरा डर भी। अब ये लोग ना मेरे साथ कुछ गलत करते हैं और ना ही घर में। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर रुचि इस बात का कभी भी गलत फायदा मत उठाना और इसी तरह से खुश रहना और परिवार को भी खुश रहना सिखाना। जरूरत पड़ने पर ही दबंगगिरी दिखाना। पता चला कि तुमने अपने ससुराल में अपना इतना खौफ बना दिया कि अब सब तुमसे डरने लगे हैं। डर से ज्यादा परिवार में प्यार होना चाहिए। नेहा को अपनी दबंग ननद पर नाज होता है और अब रुचि को भी समझ में आ जाता है कि इंसान जितना दबता है उसे उतना ही दबाया जाता है, इसलिए गलत जगह पर आवाज उठाना बहुत जरूरी है। देवोलीना की ननद कामाक्षी उन्हीं के साथ रहती है। देवोलीना की एक प्यारी सी बेटी है नीतू। कामाक्षी का बेटा है उदय। उदय थोड़ा शरारती है। घर के सभी लोग दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन न जाने क्यों देवोलीना को लगता है कि नीतू के लड़की होने के कारण उसे कोई प्यार नहीं करता। अब देवोलीना का ये शक सच है या उसका बहुत बड़ा वहम, आइए जानते हैं हमारी इस कहानी में। नीतू, नीतू कहाँ हो बेटी? देवोलीना नीतू को सारे घर में ढूंढती है। उसके बाद वो गार्डन में जाती है तो देखती है कि उदय और नीतू गार्डन में खेल रहे हैं। नीतू तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ। चलो अंदर चलो और कुछ खा लो। उदय बेटा तुम भी चलो। मामी जी, मम्मी ने मुझे मैगी बना कर दी है, मैंने खा ली, अब नहीं खाऊंगा कुछ। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें मैगी दी, नीतू को क्यों नहीं दी? अभी बात करती हूँ तुम्हारी माँ से। देवोलीना गुस्से में कामाक्षी के पास जाती है। कामाक्षी, तुम मेरी बेटी और अपने बेटे में इतना फर्क क्यों करती हो? क्या हुआ भाभी, मैंने कब फर्क किया? तुमने उदय के लिए मैगी बनाई लेकिन नीतू के लिए नहीं बनाई। मैं तो कभी ऐसा नहीं करती। मैं जो कुछ भी बनाती हूँ दोनों बच्चों के लिए बनाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने नीतू को भी मैगी दी थी लेकिन उसने खाने से ही मना कर दिया। देखिए अभी भी मैंने फ्रिज में रखी है। बच्चे तो खाने की चीज़ को मना करते ही हैं, उन्हें ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। जैसे तुमने अपने बेटे को ज़बरदस्ती खिलाया वैसे ही मेरे बेटे को भी खिला सकती थी ना। भाभी मैंने किसी को भी नहीं खिलाया ज़बरदस्ती, आपको ना सच में गलतफहमी हो रही है। देवोलीना कामाक्षी से झगड़ा करके चली जाती है।
अगले दिन नीतू उदय को सारे घर में ढूंढती है। जब उसे उदय कहीं नहीं मिलता तो वो कामाक्षी के पास जाकर पूछती है, बुआ, उदय कहाँ गया है? मुझे कहीं नहीं मिल रहा। नीतू, वो तुम्हारे चाचू के साथ किसी काम से बाहर गया है। तो बुआ, अब मैं किसके साथ खेलूं? तुम मेरे साथ खेलो ना। चलो हम बाहर गार्डन में चलकर खेलते हैं। नीतू और कामाक्षी बाहर खेलने चले जाते हैं। तभी वहां देवोलीना आ जाती है। अरे कामाक्षी, आज तुम नीतू के साथ खेल रही हो? वो तुम्हारा शरारती बेटा कहाँ है? उसे राज बाहर लेकर गया है। उसका आधार कार्ड नहीं बनाना, तो बस वही बनवाने गया है। इतने में देवोलीना का देवर राज भी वापस आ गया। उसने उदय को बहुत सारे खिलौने दिलवाए और बहुत सारी खाने की चीजें भी दिलवाई हैं। देवोलीना को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने बिना कुछ सोचे समझे कामाक्षी और राज को सुनाना शुरू कर दिया। कामाक्षी, तुम तो बोल रही थी कि राज आधार कार्ड बनवाने गया है, लेकिन ये तो कुछ और ही करके आया है। भाभी, क्या हो गया? वो सच में आधार कार्ड बनवाने ही गया था। राज, तुम अपने भाई की बेटी और बहन के बेटे में इतना फर्क क्यों करते हो? जब तुम उदय को बाहर सैर सपाटे के लिए लेकर जा रहे थे तो मेरी नीतू को भी ले जाते ना। भाभी, मैं उदय को घुमाने नहीं गया था, मैं काम से ही लेकर गया था। ये सब सामान तो मैंने इसे रास्ते में से दिलवाया है, और ये सामान सिर्फ उदय के लिए नहीं बल्कि मैं नीतू के लिए भी लाया हूँ। अरे रहने दो, सारी चालाकी समझती हूँ मैं तुम्हारी। आज के बाद मेरी बेटी के पास भटकना भी मत। चलो नीतू मेरे साथ, यहाँ कोई तुम्हें प्यार नहीं करता। भाभी, क्यों छोटी सी बच्ची के दिल में जहर घोल रही हो? राज, तुम तो चुप ही रहो। जहर तो तुम्हारे दिल में भरा है मेरी बेटी के लिए। देवोलीना नीतू को लेकर वहां से चली जाती है। उदय भी सारा सामान लेकर नीतू के पीछे चला जाता है। उसके बाद कामाक्षी राज से कहती है, ये भाभी को हो क्या गया है? दीदी, भाभी का दिमाग खराब हो गया है। उन्हें हमेशा ये लगता है कि उनकी बेटी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। पता नहीं भाभी के दिमाग में ऐसी फालतू की बातें क्यों आती है। इसी तरह कई दिन बीत गए और देवोलीना का ये शक बढ़ता चला गया कि सब उसकी बच्ची से प्यार नहीं करते बल्कि कामाक्षी के बेटे से ही प्यार करते हैं। एक दिन देवोलीना की सास देवकी ने दोनों बच्चों को बुलाया। नीतू, उदय, तुम दोनों दिन भर खेलते रहते हो, थोड़ी देर मेरे साथ भी खेल लिया करो। नानी जी, आप तो दिन भर सोती रहती हो, तो हम बाहर चले जाते हैं खेलने। दादी जी, अगर आप सोएंगी नहीं तो हम आपके साथ पक्का खेलेंगे। अच्छा, खेलने से पहले कुछ खा लेते हैं। मैंने तुम दोनों के लिए लड्डू बनाए हैं और शर्त लगाकर खाएंगे। जो पहले खाएगा वो जीत जाएगा और जो बाद में खाएगा वो हार जाएगा। देखना नानी जी, मैं ही जीतूंगा। नहीं दादी जी, मैं उदय से पहले ही लड्डू खा लूंगी। देवकी ने दोनों बच्चों को लड्डू दे दिए और नीतू ने अपना लड्डू खा लिया, लेकिन उदय अभी तक लड्डू खा ही रहा था। तभी वहां देवोलीना आ गई और वो ये सब देखकर बोली, माँ जी, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे बहू, ऐसा क्या किया मैंने जो मुझे शर्म आनी चाहिए? आपने अपने नवासे को तो लड्डू खिला दिया, लेकिन आपकी पोती खड़ी खड़ी देख रही है, उसे क्यों नहीं दिया लड्डू? अरे बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा नहीं, आप सबका दिमाग खराब हो गया है। उदय लड़का है इसलिए आप सब उसे प्यार करते हैं। मेरी नीतू लड़की है इसलिए आप सब उसके साथ इतना भेदभाव करते हैं। बहू, ये सब तेरे दिमाग की उपज है। हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दिमाग की उपज नहीं है, जो देखा है, महसूस किया है, वही बोल रही हूँ। आज के बाद आप कोई भी मेरी बेटी से बात नहीं करेंगे। देवोलीना नीतू को लेकर वहां से चली जाती है। वो नीतू से किसी को भी बात नहीं करने देती। अब वो अपना सारा गुस्सा अपनी बेटी पर ही उतारा करती। उसे जब भी गुस्सा आता वो नीतू को पीट दिया करती। एक दिन नीतू उदय के साथ खेलने की जिद कर रही थी। मम्मी, मुझे उदय के साथ खेलना है। बिल्कुल नहीं, उस शरारती बच्चे के साथ तुम बिल्कुल नहीं खेल सकती। नहीं मम्मी, मुझे जाना है, जाना है, जाना है मुझे। देवोलीना ने नीतू को बहुत तेज थप्पड़ मारा और नीतू जोर जोर से रोने लगी। देवकी ने इस बात पर अपनी बहू को सुनाना शुरू कर दिया। बहू, छोटी सी बच्ची पर हाथ उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही? आप क्यों इतना बोल रही हो? आपके पोते को नहीं, मैंने अपनी बेटी को मारा है। और आपको तो बहुत खुशी होगी कि मैं अपनी बेटी को पीट रही हूँ। देख बहू,
अगर आज के बाद तूने मेरी नीतू पर हाथ उठाया ना तो मैं तेरी पुलिस में शिकायत कर दूंगी। देवकी ये बोलकर नीतू का हाथ पकड़कर वहां से ले जाती है। वो नीतू को चुप कराती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। घर के सब लोग बैठकर देवोलीना के बारे में बात कर रहे थे। तभी बाहर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। घर के सभी लोगों ने बाहर जाकर देखा तो नीतू और उदय बेहोश पड़े थे। नीतू, नीतू, नीतू मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? कामाक्षी, ये जरूर तुम्हारे बेटे की कोई शरारत की वजह से हुआ है। पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी को। भाभी शर्म कर लो कुछ, दोनों बच्चों की हालत खराब है और आप अभी भी ऐसी बातें कर रही हो। अभी दोनों को अस्पताल लेकर चलते हैं। सभी लोग बच्चों को अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर दोनों का चेकअप करने के बाद कहते हैं, आपकी बेटी नीतू को किसी सांप ने काट लिया था। इस लड़के उदय ने मुंह से चूसकर जहर को निकाला है। इसी जहर के असर से ये दोनों बेहोश हो गए हैं। खैर अब दोनों ठीक है, थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे। जब देवोलीना ने ये बात सुनी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जिस उदय पर वो इल्जाम लगा रही थी उसी उदय ने उसकी बेटी की जान बचाने की कोशिश की और अपनी जान खतरे में डाल ली। कुछ देर बाद बच्चों को होश आ गया। कामाक्षी ने अपने बेटे से कहा, उदय बेटा, तुम्हें किसने बताया कि सांप काट लेता है तो चूसकर जहर निकालते हैं? माँ मैंने टीवी में देखा था। बेटा तुम्हें हमें बताना चाहिए था। देखो, तुम अपनी बहन का जहर पूरी तरह से नहीं निकाल पाए और तुमने अपनी जान भी खतरे में डाल ली। माँ ऋतु रो रही थी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए जो मुझे ठीक लगा मैंने कर दिया। उदय, तुम अपनी बहन से इतना प्यार करते हो, हमें गर्व है तुम पर। मामा जी, मैं नीतू से बहुत प्यार करता हूँ। आप मामी जी से बोलिए ना कि वो नीतू को मेरे साथ खेलने दे। ये बात सुनकर देवोलीना की आंखों में आंसू आ गए। वो उदय के पास बैठ गई और उसे प्यार से गले लगा लिया। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इसी कहावत का जीता जागता उदाहरण है हमारी निर्मला देवी जी, जिन्हें अपनी बहू के अंदर कभी कोई गुण नजर ही नहीं आता। अरे 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 अरे, छी 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 छी, ये कैसी सब्जी बनाई है? ना तो इसमें ठीक से नमक का कोई स्वाद आ रहा है, ना ही मिर्च का। तुझे पता है आज खाने पर मेरी जीजी अपनी बहू के साथ आ रही है, उसके बाद भी तूने सबके लिए ऐसा खाना बना डाला। लेकिन माँ जी, अभी तो मैंने सब्जी चख कर देखी, बिल्कुल ठीक तो बनी है। मुझे तो इस पे कोई कमी नजर नहीं आ रही। अरे चुप कर। अरे कहाँ है निर्मला? अरे जीजी आ गई, जल्दी से चाय चढ़ाओ उनके लिए। निर्मला हॉल में जाती है। तभी सावित्री देवी की बहू स्वीटी सर पर पल्लू रखे हुए निर्मला के पैर छूती है। प्रणाम मौसी जी। अरे प्रणाम बेटा, प्रणाम, जीती रहो। कितने अच्छे संस्कार है तुम्हारे। आज के ज़माने में भी सर पर पल्लू, बड़ों के पैर छूने के संस्कार है तुम्हारे अंदर। और एक हमारी बहू को देख लो, ना कभी सर पर पल्लू रखती है और पैर छूना तो दूर, कभी सुबह उठकर बड़ों को प्रणाम तक नहीं करती। नहीं मौसी जी, मुझे तो मेरी माँ ने हमेशा से ऐसे संस्कार दिए हैं। बड़ों के चरण स्पर्श किए बिना तो मेरी सुबह ही नहीं हो सकती। बड़ों के चरणों में तो स्वर्ग होता है। मेरे लिए तो मेरे बड़े भगवान से भी पहले आते हैं। अरे वाह 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 बेटा, क्या संस्कार है तुम्हारे। प्रणाम मौसी जी, कैसी हो स्वीटी? प्रणाम बेटा, प्रणाम। अरे वाह शालू बेटा, तुम तो बड़ी जल्दी हमारे लिए चाय भी बना कर ले आई। जी मौसी जी, वो अरे इससे तो ज़बरदस्ती कहकर मैंने ये चाय बनवाई है, वरना ये कहाँ किसी के लिए ऐसे चाय बना कर ले आए। क्या तुम भी। दीदी आपने चाय बना दी है तो मैं सबके लिए पकोड़े बना कर ले आती हूँ। मम्मी जी को पकोड़े बहुत पसंद है और मैंने सुना है मौसी जी आपको भी पकोड़े बहुत पसंद है। अरे वाह बेटा, तुम पहली बार मेरे घर में आई हो और तुम्हें मेरी पसंद नापसंद का कितना ख्याल है। अरे कैसे देखो, इतने साल हो गए इस घर में ब्याह कर आए हुए, आज तक कभी मेरे लिए इस तरह पकोड़े नहीं बनाए इसने। लेकिन माँ जी, अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने आपके लिए पकोड़े। अरे चुप कर तो। जा स्वीटी बहू, तू हमारे लिए पकोड़े बना कर ले आ बेटा। स्वीटी किचन में जाकर उनके लिए पकोड़े बनाकर ले आती है। माँ जी, आपको प्याज के पकोड़े पसंद है ना, इसलिए मैंने आपके लिए प्याज के पकोड़े ज़्यादा बनाए हैं। और मौसी जी, आपको चाट मसाले वाले आलू के पकोड़े पसंद है ना, इसलिए आपके लिए चाट मसाला छिड़क कर आलू के पकोड़े लेकर आई हूँ। अरे बस कर बहू, अब तू मुझे रुलाएगी क्या?
आप तो बड़ी किस्मत वाली हो जीजी, जो आपको स्वीटी जैसी सर्वगुण संपन्न बहू मिली। वो तो है निर्मला, मेरी बहू है तो सर्वगुण संपन्न, कूट कूट के संस्कार भरे हैं मेरी स्वीटी के अंदर। सच कहा जीजी, लेकिन पता नहीं मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो भगवान ने मुझे ऐसी बहू दे दी। लेकिन मम्मी जी, मैं तो आपकी हर बात मानती हूँ। देखो देखो कैसे आपके सामने मुझसे ज़बान लड़ा रही है। वो सब छोड़, अब हम चलते हैं घर। जाकर स्वीटी को सबके लिए रात का खाना भी तो बनाना है। ठीक है जीजी। ये लो स्वीटी बहू, आज तुम पहली बार अपनी मौसी सास के घर में आई हो, ऊपर से तुमने हमें इतने टेस्टी पकौड़े बनाकर खिलाए जो इसके राज में तो मुझे कभी खाने को नहीं मिले। ये लो बहू, अपना शगुन रखो। मौसी जी, मैं आपकी भावना का सम्मान करती हूँ, लेकिन ये शगुन मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। आप अपने आशीर्वाद के रूप में मुझे शगुन के 11 रुपये दे दीजिए, मैं उन्हें हमेशा संभाल कर रखूँगी। अरे बेटा, तेरे इन्हीं संस्कारों ने तो मेरा दिल जीत लिया। काश तू मेरी बहू होती तो मेरी जिंदगी भी सफल हो जाती। स्वीटी जाने से पहले निर्मला के पैर छूती है और अपनी सास के साथ वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही निर्मला अपनी बहू शालू को टेढ़ी नजरों से देखने लगती है। अरे अब मैंने क्या किया? देखा कैसी सर्वगुण संपन्ना बहू है जीजी की। बिना बोले मेरे लिए चाट मसाले वाले आलू के पकौड़े बना कर ले आई। और एक तू है जिसे कुछ बनाने को कहो तो वो चीज़ बनाने से पहले तेरा मुंह बन जाता है। अब ये क्या कह रही हो माँ जी? मैंने कब किया ऐसा? याद कर, उस दिन जब मैंने तुझे बादाम वाली खीर बनाने को बोला था तो कैसे मेरे मुंह पर मना कर दिया था तूने। अरे लेकिन उस दिन आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, इसलिए मैंने आपको खीर खाने को नहीं दी। बस बस, सब जानती हूँ मैं। निर्मला मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद। प्रणाम मौसी जी, पाए लागू। अरे जीती रे बेटा, खुश रहे। मौसी जी, आज मैंने घर पर दही वड़े और पापड़ी चाट बनाई थी। माँ जी ने बताया कि आपको भी दही वड़े और पापड़ी चाट बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपके लिए भी ले आई। वाह बहू, आज कितने दिनों बाद मुझे दही वड़े और पापड़ी चाट के दर्शन हुए हैं। एक तो है जो मेरी पसंद का इतना ख्याल रख रही है, वरना मैं इसे इतनी बार कहती हूँ ये मेरे लिए कभी मेरी पसंद की चीज़ें नहीं बनाती। लेकिन मम्मी जी, आप ही तो कहती हैं ऑयली खाने से मुझे एसिडिटी होती है, वरना मैं तो हर संडे आपके लिए दही वड़े और पापड़ी चाट बना लूँ। वो क्या है ना शालू दीदी, मैं जानती हूँ कि ज़्यादा तले खाने से मौसी जी को एसिडिटी होती है, इसलिए उस दिन पकौड़े बनाते हुए भी मैंने अच्छी तरह से टिश्यू पेपर से उनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया था। और घर पर तो मैंने एयर फ्रायर लाया हुआ है ताकि सबको बिना ऑयल के अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला सकूँ। मैंने ये सब कुछ ना एयर फ्रायर में बनाया है मौसी जी, इस खाने से आपको बिल्कुल भी एसिडिटी नहीं होगी। अच्छा मौसी जी, प्रणाम। अब मैं चलती हूँ, मुझे घर जाकर माँ जी के सर की तेल मालिश भी तो करनी है। हाँ हाँ बेटा, तुम जाओ। ये सब तुमने ना बहुत अच्छा बनाया है, खाकर मज़ा आ गया। जीजी को मेरी याद देना। जी मौसी जी। स्वीटी के जाने के बाद। इससे कहते हैं सेहत का ख्याल रखना। तुझसे तो बस हर काम के लिए बहाना बनवा लो। इसमें तेल ज़्यादा है, आपको एसिडिटी होती है। इसमें शक्कर ज़्यादा है, आपका शुगर बढ़ जाता है। अच्छी तरह पता है मुझे, सब बहाने हैं बहाने। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, मुझे बस आपकी सेहत की चिंता है। अरे चुप कर, मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो तुम मुझे बहू के रूप में मिली। काश सावित्री जीजी की जगह स्वीटी मेरी बहू होती तो मेरा बुढ़ापा कितना अच्छा हो जाता। इसी तरह हर रोज निर्मला देवी अपनी बहू शालू के सामने स्वीटी की तारीफों के पुल बांधती और बार बार स्वीटी जैसी बहू मिलने की बातें करती रहती। एक शाम। माँ जी, बाऊ जी, खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। दोनों खाना खाते हैं, तभी खाने का पहला निवाला खाती ही निर्मला उस खाने को थूक देती है। छे 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 छे, ये सब्जी बनाई है तूने? शादी को इतने साल हो गए लेकिन आज तक ढंग का खाना बनाना नहीं आया तुझे। एक तू है और एक जीजी की बहू है, उसकी शादी हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए, फिर भी इतना टेस्टी खाना बनाती है। उसके हाथ की सब्जी कोई एक बार खा ले तो अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है, एकदम मसालेदार चटपटी। और एक तू है जिसने ऐसी सब्जी बनाई है जिसमें मिर्च मसाले का कोई अता पता ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे पानी में सब्जी उबाल कर दे दी हो।
जाकर कुछ सीख स्वीटी से, उससे उसके अच्छे संस्कार नहीं तो कम से कम अच्छा खाना बनाना ही सीख ले। अरे भगवान, ये तुम क्या बोले जा रही हो? खाना तो ठीक ही बनाया है बहू ने, और तुम्हें भी पता है कि डॉक्टर ने तुम्हें ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाने से मना किया है, इसीलिए बहू खाने में कम मसाले डालती है। आप ना इसकी तरफदारी मत किया करो जी, आपकी वजह से इतनी ज़्यादा सर पर चढ़ गई है। नहीं खाना मुझे इसके हाथ का खाना। जा ले जा इसे यहाँ से। मैं तो आज जीजी के घर जाकर स्वीटी बहू के हाथ का खाना ही खाऊंगी। निर्मला मुंह चढ़ाकर अपनी जीजी के घर जाती है, लेकिन घर में घुसते ही उसे चिल्लाने की तेज तेज आवाज सुनाई देती है। अरे जीजी के घर में तो सब बड़े शांत रहते हैं, तो आज घर में इतनी चिल्लम चिल्ली कौन कर रहा है? देखो तो। तुम दोनों बुड्ढी बुढ़ियों ने पागल करके रख दिया है मुझे। जब से घर में आई हूँ मुफ्त की रोटियां हजम किए जा रहे हो। अब एक और दिन भी अपने साथ इस घर में रहने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। लेकिन स्वीटी, तुमने तो कहा था तुम हमेशा मम्मी पापा की सेवा करोगी। मुझे जितनी सेवा करनी थी मैं कर चुकी। और अगर तुम्हें अपने माँ बाप पर ज्यादा प्यार आ रहा है ना, तो तुम्हें भी इन दोनों के साथ घर से बाहर फेंक देती हूँ। फेंक दो। नहीं 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 नहीं। तो जाओ यहाँ से। स्वीटी अपने सास ससुर को उनके सामान समेत घर से बाहर फेंक देती है। स्वीटी का असली रूप देखकर आज निर्मला जी की तो होश ही उड़ जाते हैं। वो अपनी जीजी और जीजाजी को अपने घर ले आती है। अरे मौसी जी आप यहाँ? मम्मी जी, आप तो वहाँ पर स्वीटी के हाथ का खाना खाने गई थी, इतनी जल्दी आ भी गई, वो भी मौसा जी और मौसी जी के साथ। अरे काहे का खाना बहू, उस चुड़ैल ने तो हमें घर से धक्के मार कर निकाल दिया। जिस बहू को मैं हमेशा सर्वगुण संपन्न समझती रही, उसी बहू ने सब कुछ अपने हाथ में आते ही हमें हमारे घर से ही बेघर कर दिया। अरे बाप रे बाप, अच्छा हुआ कि मम्मी जी के कहने पर मैं स्वीटी जैसी नहीं बनी, वरना मम्मी जी आज आप भी हैं। वैसे अगर आप अभी भी चाहती हो तो मैं बन जाती हूँ स्वीटी जैसी। इससे स्वीटी जैसी सर्वगुण संपन्न बहू लाने की आपकी ख्वाहिश भी तो पूरी हो जाएगी ना। अरे नहीं नहीं बहू, तू ही मेरी सर्वगुण संपन्न बहू है। मेरे लिए तो तू ऐसी ही सबसे अच्छी है, कभी किसी की तरह मत बनना। निर्मला का चेहरा देखकर शालू अपनी हंसी नहीं रोक पाती। स्वीटी का असली रूप देखकर निर्मला को अच्छी तरह कल आ जाती है, और उस दिन के बाद निर्मला फिर कभी अपनी बहू शालू को किसी के जैसा बनने को नहीं कहती, और उसे उसकी कद्र भी अच्छी तरह समझ में आ जाती है। कहते हैं वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब किसके दिन फिर जाए क्या पता। राधा की शादी होती है राजा से। राजा एक बहुत ही संस्कारी लड़का होता है, लेकिन उसकी माँ का मिजाज काफी अलग। राधा, ज्यादा काम मत किया करो, हम लोगों के घर नौकरानी है, वो घर का सारा काम करती है। तुम बहू हो, अभी नई नई शादी हुई है, तुम आराम करो। तभी ससुर आ जाते हैं। कैसी बात करती हो लिली? बहू आराम करेगी तो काम कौन करेगा? नौकरानी कमला करेगी काम, आखिर तनख्वाह देते हैं हम लोग उसे, तो काम नहीं करेगी क्या? तुम दोनों सास बहू कान खोल कर सुन लो, कमला काम नहीं करेगी, वो सिर्फ राजा का ख्याल रखेगी। लेकिन पापा जी, मैं हूं ना इनका ख्याल रखने के लिए, फिर मैं क्या करूंगी? नहीं, तुम्हारे पति यानी मेरे बेटे को कमला ने संभाला है, वही उसकी माँ है, और वो इस घर में राज करेगी। काम करने के लिए तुम दोनों हो ना। एक तरफ जहां बहू को कमला का राज समझ में नहीं आता, तो वहीं पति की बात सुनकर तो मानो सास को गुस्सा ही आ जाता है। अरे बकवास बंद करो, नौकरानी को सर पर चढ़ा रखा है तुम लोगों ने, हद होती है। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इस नौकरानी कमला से। तभी राजा आ जाता है। राजा के आते ही राधा उसे पानी देती है कि नौकरानी आ जाती है। नहीं नहीं, राजा को गर्म पानी देना होता है, नहीं तो उसकी खांसी शुरू हो जाती है। राधा देखती है कि सामने एक अजीब सी नौकरानी जैसी औरत खड़ी है। आप कौन है? पापा, ये कौन है? बेटा, वो हमारी नौकरानी है। राजा की माँ का मिजाज देख रही हो ना, मॉडलिंग करती थी अपने ज़माने में। ऐसे में राजा कैसे पला है ये सिर्फ कमला ही जानती है। राजा के लिए ये माँ के समान है। ऐसे में इसी ने राजा को बचपन से बड़ा किया है, वो इसी के पास रहता था। वो जानती है कि राजा को क्या चाहिए, कब चाहिए। अच्छा ठीक है पापा जी। तभी नौकरानी, जो कि काफ़ी सालों से उस घर में होती है और खुद को राजा की माँ समझती है, राधा पर सास की तरह हुक्म चलाने लगती है।
अगर मेरे बारे में पूरा ब्यौरा ले लिया हो तो ज़रा तेल गरम करके ले आओ, राजा के बाल में लगाना है। कितने सूखे लग रहे हैं बाल। राधा को अजीब लगता है कि ये क्या हो रहा है। सास है जो उड़ी फिर रही है और नौकरानी खुद को सास मान रही है। माननी किसकी बात है, वो कंफ्यूज हो जाती है कि क्या बात है बहू, कमला की बात को सुनकर अनसुना क्यों कर रही हो? वो राजा के बाल में तेल लगाने के लिए तेल मांग रही है ना, ला कर दो उसे। और हाँ बहू, कमला की कोई बात ऐसी ना हो जो तुम ना मानो, वरना ठीक नहीं होगा, समझी? ससुर की डांट सुनकर राधा चुपचाप तेल गरम करने चली जाती है। हाय रे किस्मत, जो सास है वो बहन बनकर घूम रही है और जो नौकरानी है वो सास बनी है। राधा तेल गरम करके नौकरानी को दे देती है। क्या रे बहू, तेरे को पता नहीं क्या, कटोरी गरम है ना तो किसी चीज़ में रख कर देनी होती है। हाँ राधा, माँ जी का हाथ जल जाएगा तो रुको माँ जी, मैं लेकर आता हूँ। राजा के मुंह से नौकरानी के लिए माँ शब्द सुनकर राधा हैरान हो जाती है। वहीं राजा तेल को प्लेट में रखकर नौकरानी को देता है और वो उसके सर पर तेल लगाती है। वाह माँ जी, मज़ा ही आ गया। तभी राधा की सास वहाँ से निकल रही थी। अगर आपका घूमना हो गया हो तो ज़रा रसोई में भी नज़र डाल लो, जब देखो तब मटकना, खाना भी लगाना है। सास नौकरानी को न जाने क्यों कुछ नहीं कहती। हाँ राधा, खाना लगा दो, वैसे भी मेरी योगा क्लास है, खाने के बाद मैं थोड़ा आराम करूँगी, फिर ग्रीन टी लेकर योगा जाऊँगी। जी माँ जी, मैं दोनों का खाना लगा देती हूँ। राधा 2 प्लेट में खाना लेकर आती है। एक प्लेट अपनी सास और दूसरी प्लेट राजा के सामने रख देती है। वाह बहू, और मेरी थाली कहाँ है? राधा को गुस्सा आता है। आपको क्यों खाना दूं मैं? और वैसे भी ये खाना हम लोगों के लिए है। आपके लिए कल की दाल है, वो ले लेना। हाय रे, राधा की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। राधा की सास हैरानी से राधा की ओर देख रही थी। तभी वहां ससुर आ जाते हैं। राजा भागकर नौकरानी का हाथ पकड़ लेता है। कितनी ज़बान चल रही है इसकी। अरे जिस पति की पत्नी बनकर आई है ना, उसे मैंने पाला है, मैंने, समझी? खाना कैसे नहीं खिलाती तू, वो मैं देखती हूँ। और रहा सवाल कल की दाल का, तो अब वो दाल तू खाएगी। बढ़िया ही। राधा, यही संस्कार है तुम्हारे घर के? अरे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई तुम्हारे माता पिता ने? देखिए पापा, एक नौकरानी के लिए मेरे मम्मी पापा के संस्कार की बात नहीं करे तो अच्छा होगा, समझे? राधा ये बोलकर वहां से निकल रही थी कि तभी अचानक उसके कान में उसके पति राजा की आवाज आती है। देखो राधा, कमला माँ का अपमान करके तुमने ठीक नहीं किया। या तो तुम उनसे माफी मांगो या घर से निकल जाओ। अरे ये तो किसी फिल्मी ड्रामे की तरह लग रहा है। नौकरानी से माफी, नहीं तो घर से बाहर। ये क्या माजरा है? राधा नौकरानी से तभी तो माफी मांग लेती है और कमरे में चली जाती है, लेकिन वो ठान लेती है कि वो पता लगा कर रहेगी कि क्या सिर्फ इसलिए कि नौकरानी ने पति को पाला है वो इस घर में राज कर रही है, या फिर मामला कुछ और है। राधा अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मैं अंदर आऊं? राधा की सास बेहद हाई फाई सी औरत थी। वो राधा को देखकर कहती है, हाँ हाँ राधा, बोलो क्या काम है, सब ठीक है ना? वैसे सुबह तुम्हारी बेइज्जती देखकर अच्छा नहीं लगा। पर सासू माँ ये क्या है? नौकरानी को इन्होंने और पिताजी ने इतना सर पर क्यों चढ़ा रखा है? वो क्या है ना, राजा को उसी ने पाला है। मैं तो मॉडल थी, अपने शूट में बिजी रहती थी, लेकिन अब लगता है कि मैंने अपना घर बर्बाद कर दिया। कई बार सोचती हूँ कि इस नौकरानी को सबक सिखाऊं या घर से निकाल दूं, लेकिन राजा के पापा और राजा उसे इतना मानते हैं कि वो लोग मुझे घर से निकालने के लिए राजी है, पर नौकरानी को नहीं। तो ये बात है। तो इसी बात पर नौकरानी जी हवा में उड़ रही है। चिंता न करें माँ जी, मैं ही इसे ठिकाने लगाती हूँ। रात में बहू पति के पास जाती है और कहती है, वो क्या है ना, शादी की बात कहाँ कहाँ क्या क्या इन्वेस्ट करना है, उसकी प्लानिंग के लिए मुझे आपके और अपने फाइनेंशियल संभालने होंगे, समझ रहे हैं ना आप? तो आगे से सैलरी आप मुझे दीजिएगा, पापा को नहीं। पापा को तो मैं वैसे भी नहीं देता, मैं तो कमला माँ को देता हूँ, वही मेरे पैसे का हिसाब रखती है। राधा को तो मानो कांटों खून सूख लेता है। क्या? नौकरानी को? नौकरानी को कौन अपनी तनख्वाह देता है जी?
देखो राधा, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, नौकरानी बोलकर उनका अपमान ना किया करो। अब हाँ, गलती हो गई, सॉरी। अगले रोज वो सभी के सामने कमला से कहती है, आंटी जी वो क्या है ना, मुझे और राजा को एक बड़ा घर लेना है, तो उसके लिए अब तक राजा ने जो पैसे कमाए हैं ना, उसकी सारी डिटेल मुझे चाहिए, क्योंकि वो तो सारा पैसा आपको देता है। आपके पास कितना कब कहाँ खर्च हुआ उसका हिसाब तो होगा ही। नौकरानी घबरा जाती है, लेकिन फिर भी हाँ, और क्या, वैसे भी उसके पैसे जैसे कि तैसे ही है, मुझे राजा के पैसे से क्या लेना देना। उस दिन कमला घर में परेशान से घूम रही थी। थोड़ी ही देर में, अच्छा मैं ना अब घर जाऊंगी, वो क्या है ना, मेरा बेटा आने वाला है, वो बाहर पढ़ाई करता है ना। कमला निकल जाती है और उसके पीछे निकलती है राधा बहू। आज तो मैं इसका राज सबके सामने लाकर ही रहूंगी कि कैसे इमोशनल करके ये कमला इस पूरे घर पर राज कर रही है। लेकिन ये क्या, राधा देखती है कि कमला एक बहुत ही सुंदर से घर में घुसती है जिसके बाहर लिखा था कमला निवास। ओहो, तो हम लोगों के पैसों से ये इतना बड़ा घर भी खरीद कर बैठी हैं। अब बताती हूँ इसे। राधा खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ कमला अपने बेटे से कह रही थी, बेटा मुझे लग रहा है कि अब तुझे नौकरी देखनी ही होगी। इस घर में मेरा खेल खत्म होने वाला है। राजा की बीवी एक नंबर की चालू आई है। अरे मुझसे पैसों का हिसाब मांग रही थी। ओहो माँ, उस पागल राजा से बात करो ना कि अपनी बीवी को घर से निकाल दे। अरे वो तो उल्लू की तरह तुम्हारी बात मानता है। उसे तो पता ही नहीं कि कैसे तुम उसे इमोशनल पागल बनाकर उसके पैसे खुद पर खर्च करती हो। मोटी सैलरी लेती हो और उसकी माँ के खिलाफ कान भरकर तुम सारा काम भी उसकी माँ से करवाती हो। कल जाकर राजा से बोल देना, तेरी बीवी का चाल चलन ठीक नहीं बेटा, इस घर से निकाल दे। ठीक बोल रहा है बेटा, ऐसा ही करती हूँ। अगले रोज कमला जैसे ही राजा को कहती है, बेटा तेरी बीवी ना अच्छी नहीं है, उसके चाल चलन में खराबी है। लेकिन ये क्या, राजा तो ये सुनकर भड़क जाता है। आंटी, मेरी बीवी बिल्कुल अच्छी है, गंदी और गलत तो आप हैं। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। इससे पहले मेरे सारे पैसे वापस करो। और हाँ, अब तुम्हारी सच्चाई सब हमारे सामने आ चुकी है। ये बोलकर राजा नौकरानी को मोबाइल दिखाता है जिसमें राधा ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। और अब जितनी जल्दी हो इस घर से 9 तो 11 हो जाओ। घर का सामान भी चुराती थी तुम, गलती मेरी ही थी। बेटे के प्यार में सब भूल गया। मेरी बीवी ही इस घर की असली लक्ष्मी है। सास राधा को देखकर खुश होती है और नौकरानी का सारा घमंड उतर चुका था। वो वहां से चली जाती है।